हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा जो आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन क्लास चल रहा है। तो दोस्तों, आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जो चैप्टर का नाम होने वाला है डीसी थ्योरी, यानी दिष्ट धारा सिद्धांत। तो दोस्तों, यह आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए हमारा फाउंडेशन टारगेट बैच चल रहा है, जो कि स्पेशली जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं, उनका सभी सिलेबस थ्योरिकल कवर करेंगे, उसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन को करा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो अभी तक हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आज हम तीसरा चैप्टर डीसी थ्योरी देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो यह क्लास 9 होगा। इससे पहले 8 क्लास हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चेक करके वहां से सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पे नई बार विजिट किए हैं, नए बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्त में फॉरवर्ड इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। ओके, देखिए, आज हम देखने वाले हैं जो लेसन वह दिष्ट धारा सिद्धांत यानी डीसी थ्योरी के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, डीसी थ्योरी में ओम्स लॉ जो होता है, देन उसके बाद आपका कूलाम लॉ होता है, किरचॉफ लॉ होता है, ये सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद एक्टिव क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, लेटरल क्या होता है, बाईलेटरल क्या होता है, इन सभी के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन, कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, किसी औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संस्थान में कार्य करने से पूर्व वैद्युत परिपथ के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान, धारा के अलग अलग रूपों का ज्ञान तथा उससे जुड़े अनुप्रयोगों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ओके, दिष्ट धारा सिद्धांत से संबंधित सभी तथ्यों का बिंदुवार अध्ययन नीचे दिया गया है। ओके दोस्तों, देखने वाले नीचे देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट विद्युत परिपथ। तो दोस्तों, विद्युत परिपथ क्या होता है? देखिए, जब किसी स्रोत, बैटरी या सेल या जनरेटर, कोई भी सोर्स हो सकता है, द्वारा निकली हुई धारा को विभिन्न उपकरणों से गुजर वापस स्रोत से दूसरे संयोजन बिंदु तक पहुंचाए गए, तो उस परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे दोस्तों, देखिए, यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि एक कोई आपका सोर्स है, ठीक है, सोर्स हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे स्विच हो गया, बटन हो गया, और वहाँ पे अपना सर्किट में फ्यूज वगैरह लगा दिए, और ये आपका वायर है। अब यहाँ पे लोड हम लगा दिए, लोड के ऊपर बल्ब को लगा दिए हैं। तो दोस्तों, जैसे हम सोर्स देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो यह बल्ब हमारा ग्लो होने वाला है, ग्लो होने लगता है। तो इसी को वैद्युत सर्किट कहते हैं। ओके, वैद्युत सर्किट कहते हैं। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। वैद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग होते हैं। दोस्तों, वैद्युत परिपथ के नीचे दिए गए हैं कुछ उसके इम्पोर्टेंट भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है सोर्स। तो सोर्स क्या होता है? जिससे हमें सप्लाई देते हैं। किसी को परिपथ के लिए धारा को भेजने के लिए उपयोग लिए जाने वाले उपकरण को स्रोत कहते हैं। यह निरंतर परिपथ को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे बैटरी, सेल आदि। तो दोस्तों, यह सोर्स जो होता है बैटरी से हो सकता है, सेल से हो सकता है, या फिर जनरेटर से हो सकता है। ओके, दूसरा है स्विच। तो परिपथ को बंद या चालू करने के लिए उपयोग की गई युक्ति स्विच कहलाती है। स्विच एक कंट्रोलिंग डिवाइस होती है, याद रखेंगे, स्विच केवल एक कंट्रोलिंग डिवाइस होती है। देन फ्यूज। तो परिपथ में उपस्थित उपकरणों को असमान अथवा अति भार से यानी ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सर्किट लगा हुआ है, उसमें अकस्मात ज़्यादा वोल्टेज आ गया, ज़्यादा करंट हो गया, तो फ्यूज क्या होता है? गल जाता है और परिपथ सेफ बच जाता है। इक्विपमेंट जितने भी जुड़े होते हैं उससे सभी अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है, जल नहीं पाते हैं। लोड, भार देख लेते हैं। परिपथ में उपयोग लिए जाने वाले उपकरणों भार कहलाते हैं, जैसे बल्ब है, पंखा है इत्यादि। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट से हम अप्लायंस को जोड़ते हैं, उसको हम लोड कहते हैं। किसी भी प्रकार का लोड हो सकता है, ठीक है। आगे है वायर। तो जिससे हम कनेक्ट करते हैं उसको वायर कहते हैं। विद्युत परिपथ में उपकरण तथा सभी अन्य भागों को आपस में जोड़ने के लिए तारों का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं विद्युत परिपथ के प्रकार। तो विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मुख्यतः विद्युत परिपथ
चार प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण परिपथ होता है यानी क्लोज सर्किट होता है। दूसरा ओपन यानी खुला परिपथ होता है। तीसरा लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट होता है। देन चौथा है लीकेज परिपथ। ठीक है, लीकेज सर्किट होता है। तो आप याद रखेंगे विद्युत परिपथ चार प्रकार के होते हैं। बंद परिपथ, खुला परिपथ, लघु परिपथ और लीकेज परिपथ। ठीक है दोस्तों, तो पहला देख लेते हैं बंद परिपथ क्लोज सर्किट। देखिए, जब किसी परिपथ में धारा बिना रुकावट के सुरक्षित गुजरती है तो उस परिपथ को बंद परिपथ कहते हैं। दोस्तों, जो क्लोज सर्किट होता है, तो जैसे यहाँ से मान लीजिए सोर्स दिए, ठीक है, और यहाँ लोड लगा दिए और डायरेक्ट अपना ये बल्ब जलने लगा, तो यह क्या होगा, क्लोज सर्किट हो गया। ठीक है, बिना रुकावट के सुरक्षित उसमें धारा गुजरती रहे तो उसको हम बंद परिपथ कहते हैं। दोस्तों, केवल बंद परिपथ द्वारा ही धारा प्रवाह संभव है। तो धारा प्रवाह कहीं भी बीच में ब्रेक हो जाता है, वायर टूट जाता है, तो धारा प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आगे है खुला परिपथ। तो जब किसी परिपथ का तार टूट जाए या फ्यूज खराब हो जाए और परिपथ में धारा उपकरण तक नहीं पहुंच पाए तो उस परिपथ को खुला परिपथ कहते हैं। जैसे देख सकते हैं परिपथ क्लोज नहीं है, यहाँ पे खुला है, तो यह क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तार अगर टूट गया तो वह ओपन सर्किट हो जाएगा। आगे दोस्तों लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट। तो जब किसी परिपथ का फेज तार और फ्यूज तार आपस में बिना किसी भार से अधिक भार की स्थिति में जुड़ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस स्थिति को लघु परिपथ कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एक आपका फेज वायर है और दूसरा फेज वायर है, तो यह आपस में अगर चिपक जाता है तो इसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है और देन वोल्टेज का मान इसमें शून्य हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, और रेजिस्टेंस का मान भी शून्य हो जाता है, तो उसी को हम लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट कहते हैं। दोस्तों, लघु परिपथ की स्थिति में फ्यूज जल जाता है जिससे तार का इंसुलेशन भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 से 6 गुने करंट प्रवाहित होने लगती है शॉर्ट सर्किट में, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये आपका वायर क्या है, आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया है। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के कारण धारा ज़्यादा बहेगी जिससे फ्यूज जल जाएगा और इक्विपमेंट भी जल सकता है। दोस्तों, चौथा है लीकेज परिपथ। तो देखिए लीकेज परिपथ क्या होता है, स्पेशली जब किसी परिपथ का फेज तार किसी गीली दीवार या किसी उपकरण या सुचालक वस्तु को छू ले तो फेज तार की धारा उसमें भी बहने लग जाती है, जो इस स्थिति को लीकेज परिपथ कहते हैं। देखिए जैसे कोई फेज वायर है, तो किसी दीवार से या फिर किसी मशीन से, ठीक है, या किसी जेट पंप से उसकी बॉडी में जो करंट मारता है वही लीकेज करंट होता है दोस्तों। ठीक है, या कोई बॉडी मतलब इक्विपमेंट है उसकी बॉडी में जो करंट उतरता है वह लीकेज करंट होता है। तो इसीलिए हम लीकेज करंट को, हमें न शॉक लगे इसके लिए हम अर्थिंग करते हैं, तो वह लीक करंट को डायरेक्ट ग्राउंड कर देता है। ओके, तो वही होता है हमारा लीकेज परिपथ, याद रखेंगे। ठीक है, आगे है परिपथ के अवयव यानी कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। जो कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क होता है अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्टिव कंपोनेंट है, देन पैसिव कंपोनेंट होगा। तो पहले देखेंगे एक्टिव कंपोनेंट होता क्या है। तो दोस्तों, ऐसे अवयव जो अनंत समय तक स्वतंत्र रूप से ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होते हैं, यानी ऐसे अवयव जो अनंत समय तक स्वतंत्र रूप से ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होते हैं या जिनमें एम्प्लीफिकेशन का गुण होता है, ऐसे अवयव को सक्रिय अवयव कहा जाता है। दोस्तों, सक्रिय अवयव का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। वोल्टेज स्रोत होता है, धारा स्रोत होता है, सेल, बैटरी, जनरेटर, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सब क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे, आपके आईटीआई के एग्जाम में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछ लेता है। ठीक है, कि एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है, तो आप बताएंगे वोल्टेज स्रोत, धारा स्रोत, सेल, बैटरी, जनरेटर, ट्रांजिस्टर, ये सब एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। ओके दोस्तों।
बात करें जो ऐसे परिपथ जिसमें अन्य परिपथ अवयवों के साथ साथ ऊर्जा स्रोत भी लगे, सक्रिय नेटवर्क कहलाता है, एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है, याद रखेंगे। आगे है निष्क्रिय कंपोनेंट यानी पैसिव एलिमेंट। तो दोस्तों पैसिव एलिमेंट क्या होता है? इस प्रकार के अवयव ऊर्जा प्रदान करने की बजाय खपत करते हैं, याद रखेंगे। जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं ऊर्जा प्रदान करने के बजाय यह खपत करते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में निष्क्रिय अवयव ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे इंडक्टर, प्रतिरोध, संधारित्र इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप जरूर याद रखेंगे। जो दोस्तों पैसिव एलिमेंट का, पैसिव कंपोनेंट का एग्जाम्पल होता है वह इंडक्टर होता है, प्रेरक होता है, प्रतिरोध होता है, संधारित्र होता है, ठीक है। ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई ऊर्जा स्रोत, एनर्जी स्रोत या ना लगा हो, पैसिव नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव एलिमेंट यानी एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। दोस्तों एक्टिव जो कंपोनेंट होता है उसमें आपका वोल्टेज आता है, धारा स्रोत आता है, बैटरी आता है, ठीक है, एम्पलीफायर आता है, जनरेटर आता है। और जो पैसिव कंपोनेंट होता है तो उसमें प्रेरक, प्रतिरोध, संधारित्र आता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे है रेखीय अवयव यानी लीनियर कंपोनेंट। तो दोस्तों लीनियर क्या होता है? लीनियर अवयव वे अवयव जिनमें धारा तथा वोल्टा के मध्य रेखीय संबंध हो, अर्थात ऐसे अवयव जो ओम के नियम की पालन करता हो। उदाहरण प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र। तो देखिए लीनियर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पे करंट है, तो अगर हम इस तरह खींच दें यानी जब वोल्टेज बढ़ेगा देन करंट भी बढ़ेगा, तो लीनियरी रूप से दोनों बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए वह लीनियर कंपोनेंट कहलाता है। तो दोस्तों लीनियर कंपोनेंट का एग्जाम्पल पूछेगा तो बताएंगे प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र, याद रखेंगे। दूसरा होता है अरेखीय अवयव यानी नॉन लीनियर कंपोनेंट। तो नॉन लीनियर क्या होता है? इस प्रकार के अवयव ओम के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करते हैं, याद रखेंगे। जो नॉन लीनियर कंपोनेंट होते हैं ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात उनकी वैद्युत राशियां धारा तथा वोल्टा के मध्य स्लोप के मान के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार के अवयव में अध्यारोपण सिद्धांत यानी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है लागू नहीं होता है, अर्थात ऐसे अवयव विभिन्न स्थितियों के सापेक्ष एक रूपता नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है, इत्यादि। यानी और एक ही यानी नॉन लीनियर का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, याद रखेंगे। आगे होता है यूनिलेटरल कंपोनेंट, ठीक है। तो यूनिलेटरल एक पक्षीय अवयव क्या होता है? ऐसे अवयव जिनका अभिलक्षण धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए डायोड, थायरिस्टर इत्यादि। यानी दोस्तों जो यूनिलेटरल होते हैं वह धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो बताएंगे डायोड होता है, थायरिस्टर होता है। दूसरा होता है बाईलेटरल नेटवर्क। तो बाईलेटरल नेटवर्क क्या होता है? ऐसे अवयव जिनका अभिलक्षण धारा की प्रवाह पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो बताएंगे प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र, ठीक है, तीनों को याद रखेंगे। आगे है ओम के नियम द्वारा निष्क्रिय अवयव में वोल्टेज, धारा तथा प्रतिरोध में परस्पर संबंध स्थापित होता है। यानी दोस्तों आगे जो स्लाइड होने वाला है यह ओम का नियम है, ठीक है, ओम का नियम है, याद रखेंगे। तो जो ओम का नियम होता है क्या होता है? ओम के नियम द्वारा निष्क्रिय अवयव में वोल्टेज, धारा तथा प्रतिरोध में परस्पर संबंध स्थापित होता है। यह संबंध सबसे पहले ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, अतः नियम को ओम के नियम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ओम के नियमानुसार क्या होता है? देखिए ओम के नियमानुसार किसी परिपथ में चालक के दोनों सिरों के मध्य की वोल्टेज और उनमें प्रवाहित होने वाले धारा के मध्य अनुपात सदैव स्थिर रहते हैं, ठीक है। यानी R बराबर V बटा I,
ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के सीधे समानुपाती और प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है, जबकि अन्य सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए, जैसे ताप है, दाब है, ये सब स्थिर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे V बटा आई बराबर कांस्टेंट, जो स्थिरांक होता है वह R होता है, ठीक है। जहाँ V वोल्ट होता है, I करंट होता है, R रजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। यहाँ R बराबर V बटे आई, ठीक है दोस्तों। तो यह आप फिगर देख सकते हैं, ये आपका V है और ये I है, ये इस दोनों के बीच में ग्राफ है। तो ध्यान रहे ओम का नियम अरेखीय अवयव यानी नॉन लीनियर एलिमेंट तथा यूनिलैटरल अवयव पर निर्भर नहीं करता है, लागू बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रहेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। नॉन लीनियर और यूनी डायरेक्शनल जो एलिमेंट होते हैं उस पर ओम का नियम बिल्कुल लागू नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना तक, ठीक है। आगे इसके आगे वाले जो टॉपिक है उसको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों वीडियो आप कंप्लीट नहीं देखते हैं, कोई भी वीडियो आप कंप्लीट अगर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग जो भी वीडियो देखा करिए उसको कंप्लीट देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और सीक्वेंस वाइज देखिए, ठीक है। ये नहीं कि पहले तीसरा चैप्टर देखें देन दूसरा चैप्टर देखें, आप सीक्वेंस वाइज देखिए। एक चैप्टर से स्टार्ट करिए और जितना हम लास्ट तक करा रहे हैं उसको कंप्लीट करिए, ओके। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।